बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं यानी कि गांव क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 30 जून तक बिहार के ग्रामीण सड़कें यानी कि बिहार के गांव की जो सड़कें हैं वह अब गड्ढा मुक्त हो जाएगी। सरकार इसमें व्यापक सुधार को लेकर के योजना बना रही है। आपको बता दो कि बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के कायाकल्प की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 30 जून 2025 तक सभी ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। चाचा जी भूल गए हैं बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिलाना। जब पहले तो पुरजोर तरीके से चाचा जी बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिलाने की बात को दमखम के साथ रखते थे, लेकिन अब जब भाजपा के साथ केंद्र सरकार में है फिर बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब चाचा भाजपा के साथ है, केंद्र में सरकार है, तो फिर बिहार को क्यों नहीं विशिष्ट राज्य का दर्जा दिला रहे हैं। चाचा बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिलाने की बात को पूरी तरीके से भूल गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक गए हैं, अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। दोस्तों बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना नहीं बल्कि गया सासाराम से गुजरेगी। जब वाराणसी हावड़ा के बीच बिहार झारखंड होकर के प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और फिर उस पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। तब पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में भी रेल मंत्रालय से इस संदर्भ में पत्र आया। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रारंभिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जो हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 7 रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की जानकारी दी थी। इनमें वाराणसी से हावड़ा रूट भी शामिल है, जब पटना के साथ बक्सर, आरा, बिहार शरीफ और फिर नवादा को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव दूसरे फेज में आने की उम्मीद है। दोस्तों इन दिनों बिहार के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां कभी लोगों को ठंड महसूस हो रही है तो फिर कभी गर्मी भी लोगों को लगने लगती है। जब पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया है कि अधिकांश जिलों में अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। जब पिछले कई दिनों से सर्दी सामान्य से कम पड़ रही है, साथ ही साथ अब धीरे धीरे सर्दी विदा हो रही है। वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार 17 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में आने की संभावना है। इसके प्रभाव से एक चक्रवाती परिसंचरण हरियाणा के ऊपर एक्टिव होने की संभावना है, जहां इन दोनों मौसमी सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्र में मध्यम स्तर की बर्फबारी और फिर मैदानी इलाकों में बूंदाबूंदी होने की संभावना है। हालांकि बिहार के मौसम में इसका कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसको लेकर के एस.के. पटेल बताते हैं कि इस समय तापमान में गिरावट के लिए पछुआ हवा जिम्मेदार होती है। जब पहाड़ों से होकर के चलने वाली पछुआ हवा जहां तक जाती है तापमान में गिरावट ला देती है। जहां आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवा की रफ्तार धीमी हो गई है। इस वजह से ठंड में कमी आएगी और फिर तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। दोस्तों पटना में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। एक बार फिर से खान सर एक्शन में है। सोमवार को हजारों छात्रों के साथ खान सर, रहमान सर मार्च करते हुए गर्दनी बाग पहुंचे। यहां पर आयोग और फिर सरकार पर जम करके निशाना साधे। जहां खान सर ने दावा किया है कि उनके पास परीक्षा में धांधली का एक वीडियो भी है, जहां उन्हें केस जीतने का पूरा भरोसा है। खान सर ने एक अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए जाने का बड़ा दावा भी कर दिया है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के एक बार फिर से पटना में खान सर के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन ने शासन प्रशासन के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जहाँ सोमवार को भारी संख्या में अभ्यर्थियों का हुजूम मुसल्लहपुर हाट से गर्दनी बाग धरना स्थल के लिए निकला है। अभ्यर्थियों के इस हुजूम के साथ शिक्षक खान सर भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 13 दिसंबर को बाबू परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली
धांधली और फिर अनियमितताएं हुई है। उन्होंने इस मामले की जांच और फिर परीक्षा रद्द करने की मांग की है। हालांकि अभी तक सरकार या फिर आयोग की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। आंदोलन के दौरान कई बार लाठीचार्ज हुआ, केस दर्ज हुए और फिर कई छात्रों को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन आंदोलन आज भी जारी है। वहीं पर खान सर ने 13 फरवरी को दावा किया था कि उन्हें बीपीएससी परीक्षा में धांधली के ठोस सबूत मिले हैं। जब उन्होंने बताया है कि नवादा और फिर गया के ट्रेड जी से परीक्षा के पेपर गायब थे, जिन्हें बाद में बापू परीक्षा केंद्र पर भेज दिया गया था। ये पेपर कबाड़ में बिकने वाले थे, लेकिन 4 जनवरी को इन्हीं पेपरों का इस्तेमाल परीक्षा में किया गया है, जिसके कारण परीक्षा परिणाम में भी हेराफेरी देखने को मिला है। वहीं पर खान सर का सबसे बड़ा आरोप एक अधिकारी की पत्नी के खाते में 1000 करोड़ रुपए जाने का आरोप है। अगर ये सही साबित हुआ तो फिर बिहार की राजनीति में भूचाल आना तय है। दोस्तों, बिहार में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। जहां ट्रेन पलटने की साजिश को मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार के झाझा जमुई किऊल रेलखंड पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। यहां असामाजिक तत्वों ने रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए उसे आड़ी पत्ती से काटने की कोशिश की है और सेफ्टी क्लिप भी निकाल दी है थी। यह घटना हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर झाझा और फिर जमुई के बीच पॉल संख्या 371 के पास नागी नदी पुल के समीप की है। हालांकि रात करीब 10 बजे पेट्रोलमैन दिलीप कुमार और फिर राहुल कुमार ने अपनी ड्यूटी पर ट्रैक की जांच की। उस समय उन्हें ट्रैक में एक कट दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने झाझा स्टेशन प्रबंधक और फिर पथ निरीक्षक को सूचित किया। इस सूचना के बाद रेल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर इस मामले की जांच शुरू की। दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे। जब बताया जा रहा है कि पीएम आवास पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के बैठक हुई थी। जब इस मीटिंग में पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। आज राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर करीब 2.5 साल तक रहे। उनके कार्यकाल के दौरान 2024 में भारत का आम चुनाव भी सफलतापूर्वक हुआ। आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा तमाम विपक्षी नेता भी चुनाव पर बीजेपी नेताओं को लेकर के डील बरतने का आरोप लगाते हैं। दोस्तों, 2 जिस्म एक जान, ये मुहावरा आपने तो सुना होगा, लेकिन क्या 2 युवक एक आधार और पैन कार्ड सुना है? तो जान लीजिए, ऐसा बिहार के भागलपुर में हुआ है। व्यक्ति 2 है, एक पुलिस सेवा में है तो दूसरा शिक्षक है, लेकिन दोनों का आधार और पैन कार्ड सेम हो गया है। इतना ही नहीं, 56 लाख के फर्जी लोन का मामला भी थाने पहुंच गया। दरअसल पहले फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने और फिर सेवा में रहते हुए अपने ही नाम की किसी अन्य व्यक्ति के पहचान पर 56 लाख रुपए बैंक से लोन लेने का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा करने वाला शख्स बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में हवलदार के पद पर तैनात राजेंद्र रजक है। आरोप लगाने वाला शख्स रंगरा थाना क्षेत्र के भीमदास टोला निवासी शिक्षा सेवा राजेंद्र रजक है। जब उसने बताया है कि जब वह यूको बैंक गोपालपुर लोन लेने पहुंचा तो फिर मालूम पड़ा है कि उसके नाम पर पहले से ही 56 लाख रुपए का लोन लिया जा चुका है। पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि उसके कागजात पर मुजफ्फरपुर में SBI बैंक में अकाउंट खुलवा करके लोन लिया गया है। लोन लेने वाला युवक बांका के डुमरिया पंचायत का राजेंद्र रजक है। उसने फर्जी कागजात पर पुलिस सेवा में भर्ती पाई और फिर अभी बेगूसराय के बछवाड़ा थाना में तैनात है। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव नतीजों को 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इसको लेकर के विपक्षी दल आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। जहां कार्यवाहक सीएम आतिशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली को चलाने के लिए बीजेपी के पास सीएम का चेहरा तक नहीं है। जहाँ वहीं पर अब इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी बेचैन है, दिल्ली को लेकर के 2-3 दिन सब कुछ हो जाएगा, हमारी मुख्यमंत्री सब बहुत अच्छा होगा। बीजेपी का दावा है कि 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय हो जाएगा और फिर शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा सीएम के नाम का ऐलान नहीं करने पर कार्यवाहक सीएम आतिशी ने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं चला सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी को मालूम है कि उनके 48 में से एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो सरकार चला सके।
दोस्तों दिल्ली में चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। जब साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, इस बीच बिहार में चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ चुका है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के प्रमुख दल जेडीयू में चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सुप्रीम लीडर नीतीश कुमार अचानक पटना स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दफ्तर पहुंचे हैं। जहां नीतीश के पार्टी दफ्तर पहुंचने से राजधानी दिल्ली में भी हलचल बढ़ गई। आपको बता दूं कि जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। जेडीयू के नेता बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कम से कम 130 सीटें लड़ने के लिए मिलना चाहिए। आपको बता दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भले ही बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका प्रदर्शन बीजेपी की तुलना में काफी खराब था। जब भाजपा ने जहां पर 110 सीटों पर चुनाव लड़ करके 74 सीट पर जीत हासिल की थी, वहीं पर जेडीयू सिर्फ 43 विधानसभा सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे में इस बार जेडीयू का ज्यादा सीटें मांगना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। गौरतलब है कि केंद्र की सत्ता का नेतृत्व कर रही बीजेपी के पास इस वक्त 240 लोकसभा सांसद है। इसके अलावा एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगियों के पास 53 सांसद है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 और फिर नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। इन दोनों क्षेत्रीय दलों पर मोदी सरकार की निर्भरता कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि उनके हटने पर एनडीए की संख्या 265 पर पहुंच जाती है, जो बहुमत 272 से 7 कम है। दोस्तों केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना के तहत बिहार में 836 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। बच्चों के बेहतर कौशल विकास के उद्देश्य से सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया विद्यालय योजना के तहत बिहार के 836 माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन शिक्षा विभाग ने किया है। जहां अभी इन स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। जहां संबंधित विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन स्कूलों का चयन किया गया है उसके आसपास के माध्यमिक स्कूलों में बढ़ रहे छात्रों और फिर शिक्षकों का पीएम श्री स्कूल में विलय किया जाएगा। दोस्तों बिहार के जमुई के बलिया और डीह में हिंदू संगठन के लोगों पर हुए पथराव पर विधायक श्रेयसी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के बलिया और डीह में रविवार को हिंदू संगठन के सदस्यों पर हुए पथराव की घटनाओं को लेकर के विधायक श्रेयसी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे भावनात्मक रूप से दुखद घटना बताते हुए कहा कि यह हमला उस समय हुआ जब लोग हनुमान चालीसा पाठ और फिर खिचड़ी प्रसाद वितरण के बाद शांतिपूर्ण लौट रहे थे। इस हमले में नगर परिषद उपाध्यक्ष नीतीश कुमार साव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज पटना में जारी है। घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पर विधायक श्रेयसी सिंह ने इस घटना को चुनावी माहौल को खराब करने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4.5 वर्षों से सभी समुदाय और फिर धर्म के लोग यहाँ शांति से रह रहे थे, लेकिन चुनावी समय में ऐसी घटनाओं का उद्देश्य माहौल को खराब करना है। जब उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों बिहार में पिछले 4 महीनों से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जमीन सर्वे से जुड़ी हुई कई भ्रांतियां भी फैली हुई है। लोगों को ये लग रहा है कि अगर जमीन के कागजात नहीं मिले तो फिर सरकार उनकी जमीन छीन लेगी। इसको लेकर के कई जगहों पर आपसी विवाद के मामले भी देखने को मिले हैं। सर्वे का काम भी कछुआ की चाल में चल रहा है। इन तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों के मन में उमड़ रहे हजारों सवालों का जवाब देने के लिए राष्ट्र और फिर भूमि सुधार विभाग ने जमीन पर अधिकार से जुड़े हुए आम सवालों के जवाब के लिए अधिसूचना जारी की है। साथ ही साथ बताया गया है कि कैसे बिना दस्तावेज के जमीन आपकी ही रहेगी। आपको बता दूं कि राजस्व विभाग ने यह स्वीकार किया है कि बिहार में जमीन के दस्तावेजों की हालात ठीक नहीं है। जहां कैडेस्ट्रल सर्वे को 100 साल और रिविजनल सर्वे को हुए 50 साल से ज़्यादा समय बीत चुके हैं। बाढ़, आग लगी, दीमक लगने से बड़ी संख्या में ज़मीन के कागजात नष्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में लोगों में डर है कि कागजात के अभाव में कहीं ज़मीन हाथ से निकल ना जाए। इसी डर को ख़त्म करने के लिए राजस्व विभाग ने बता दिया है कि कागजात नहीं रहने के बावजूद भी अलग अलग परिस्थितियों में ज़मीन आपकी ही रहेगी। अगर ज़मीन पर आपका दखल कब्जा है और लगान की रसीद है पर दस्तावेज नहीं है तो फिर सर्वे के बाद आपका भी खाता
खाता खुल जाएगा। शांतिपूर्ण दखल कब्जा और फिर पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज रजिस्टर्ड बंटवारा की चौहद्दी के नाम है तो फिर खाता खुल जाएगा। इसके अलावा ना जमाबंदी है ना लगान रसीद है, सिर्फ दखल कब्जा है, तो ऐसे में खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। इस स्थिति में अवैध दखलकार का नाम अभियुक्त कॉलम में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर से हलचल मच गई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के एक करारी चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वह अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़े। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार की जनता इस समय सबसे ज्यादा नाराज नीतीश कुमार से है और भाजपा भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक बोझ बन चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की मजबूरी ये है कि अगले चुनाव में उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। जनसुराज पार्टी के लिए ये बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो 2020 के चुनाव में जेडीयू के साथ जो हुआ वही इस बार बीजेपी के साथ भी होगा। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा को बिहार के बच्चों की चिंता करनी चाहिए थी, जहां वह दिल्ली में कुछ सांसदों के लालच में बिहार को नीतीश कुमार के हवाले कर चुकी है, जहां अब ये तय है कि अगले चुनाव में बिहार की जनता भाजपा और फिर जदयू दोनों को मुंहतोड़ जवाब देगी। प्रशांत किशोर ने गुस्से में यह भी कहा कि भाजपा ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार को नीतीश कुमार के हवाले कर दिया है और अब बिहार की जनता उनका सही जवाब देगी। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। प्रशांत किशोर की ये बातें बिहार की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर सकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद से विपक्षी नेताओं ने सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्था पर सवाल उठाए। लालू प्रसाद यादव ने घटना के बाद कहा था कि फालतू है कुंभ, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जहां उनके इस बयान को सत्ता पक्ष के लोगों ने आड़े हाथों लेते हुए खूब निशाना साधा। अब जदयू नेता ने उनके बयान को बेहद असंवेदनशील करार दिया है और कहा है कि राजद प्रमुख लोगों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि राजनेताओं को कुछ वर्जित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आस्था और विश्वास की जगह बेहद गहरी है। ऐसी स्थिति में मानवीय संवेदना बेहद अहम है। भगदड़ में लोगों की जान चली गई। जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद उस पर सियासत कर रहे थे और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार के अधिकारी एलएनजेपी अस्पताल में मृतकों और फिर घायलों की स्थिति का जायजा ले रहे थे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में दरार बढ़ने लगी है अपने आपस में ही। जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। जी हां, जेडीयू विधायक के चिरकुट और गिदर वाले बयान पर चिराग पासवान के सांसद ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जब उससे पहले ही एनडीए में जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ बड़े नेता इन दिनों हर जिले में जाकर के एक साथ मिलकर के सम्मेलन करके गठबंधन में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ खगड़िया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने के चक्कर में जिले के जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और फिर स्थानीय सांसद एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। जब बिहार के परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने लोजपा के सांसद राजेश वर्मा का नाम लिए बिना अपशब्द कहा। जेडीयू विधायक ने स्थानीय सांसद को गीदड़, चिरकुट, चोर जैसे शब्दों से नवाजा। विधायक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मैंने मेहनत किया है, लेकिन ऐसे लोग जिनका अभी राजनीतिक दूध का दांत भी नहीं टूटा है, वह श्रेय लेने में लगे हुए हैं। वहीं पर इस पर पलटवार करते हुए चिराग पासवान के सांसद ने कहा कि रावण का भी घमंड चूर हुआ था। इतना ही नहीं, परबत्ता से जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने यह भी कहा कि मैं डॉक्टर हूं, ऐसे लोगों का इलाज करना जानता हूं, जरूरत पड़ी तो फिर मैं सशस्त्र भी उठा लूंगा। जब वहीं पर इस पर खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शस्त्र उठाने का वक्त चला गया, अब शस्त्र उठाने का समय है। जो शस्त्र उठाते हैं उनका खात्मा होता है। रावण का अहंकार चूर हो गया है, तो फिर वो क्या है? दरअसल ये पूरी लड़ाई खगड़िया में बनने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने को लेकर के हो रही है।
दोस्तों तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि आज का दिन संविधान और फिर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने का दिन है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं कि संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए हर किसी भी कीमत पर खड़े रहेंगे। जब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संविधान दिवस के मौके पर देश और फिर बिहार के लोगों को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने संविधान और फिर आरक्षण को बचाने की अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई और फिर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज का दिन संविधान और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करने का दिन है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं कि संविधान और फिर आरक्षण की रक्षा के लिए हम किसी भी कीमत पर खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन की सरकार के दौरान बिहार में आरक्षण की सीमा 70% तक बढ़ाई गई थी। ये फैसला जाति आधारित जनगणना के आधार पर लिया गया था, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार लगभग 85% बहुजन समाज की आबादी थी। वहीं पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जाति आधारित गणना को रोकने का काम किया था और आरक्षण को लेकर के उनकी योजनाओं को भी रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि हमने केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी कि इस मुद्दे को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, लेकिन केंद्र में इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना से ये साफ हो गया था कि यहाँ पर बहुजन समाज का बहुमत है, ऐसे में आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण कदम को नजरअंदाज किया और कोर्ट में जाकर के इसे रोकने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये देश का पहला मामला था जब जाति आधारित गणना कराई गई और फिर बीजेपी सरकार ने इसे नकारा। दोस्तों, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे और फिर बंदोबस्त की प्रक्रिया के तहत बिहार सरकार ने रैयतों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निर्धारित की है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके और फिर भविष्य में जमीन को लेकर के कोई भी विवाद ना हो। जी हाँ, आपको बता दूं कि भूमि रैयतों को अपनी भूमि का सीमांकन पहले से ही करना होगा और बाउंड्री यानी कि चौहद्दी बनवानी होगी ताकि सर्वेक्षण के दौरान भूमि का सही माप लिया जा सके। ये कदम भूमि स्वामित्व के स्पष्टता के लिए आवश्यक है और फिर भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने में मदद करेगा। रैयतों को अपनी जमीन का पूरा विवरण, जिसमें बाउंड्री चौहद्दी भी शामिल है, फॉर्म 2 में भर करके इसे सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा या फिर निकटतम सर्वेक्षण शिविर में जाकर के व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। ये कदम जमीन की सही जानकारी सुनिश्चित करेगा, जिससे भूमि विवाद को रोका जा सके। वहीं पर यदि भूमि पुश्तैनी है तो फिर रैयतों को आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा कर लेना चाहिए और फिर वंशावली तैयार करके उसे वेबसाइट या फिर शिविर में जमा करना होगा। ये कदम भूमि स्वामित्व के सही रिकॉर्ड को तैयार करेगा और भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से बचने में सहायक होगा। यदि भूमि खरीदी गई है तो फिर उसके दस्तावेज, लगान रसीद और फिर घोषणा पत्र फॉर्म 2 में भर करके जमा करना होगा, जरूरी होगा। ये दस्तावेज जमीन के वैध स्वामित्व को प्रमाणित करेंगे और फिर भूमि के स्वामित्व के रिकॉर्ड को सही तरीके से दर्ज करेंगे। दोस्तों, बिहार के पुरुष नसबंदी कराने से परहेज करते हैं। जब समाज में व्याप्त गलतफहमियों के कारण पुरुष नसबंदी महिला बंध्याकरण की तुलना में काफ़ी कम है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार के मात्र 0.1% पुरुष ही नसबंदी कराते हैं। इसके कारण परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में बिहार पिछड़ रहा है। हर साल करीब 3000 पुरुष ही नसबंदी कराते हैं, जबकि महिला बंध्याकरण का आंकड़ा सरकारी क्षेत्र में ही करीब 5 लाख से ज़्यादा है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में परिवार नियोजन की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर पुरुषों ने लाद दी है। जब बिहार देश की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है, जब पिछले एक दशक में ही करीब 25% जनसंख्या बढ़ी है। देश में सबसे ज़्यादा प्रजनन दर बिहार में है। बिहार को इन्हीं कारणों से भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन परिवार विकास में प्रमुखता में शामिल किया गया है। देश के 146 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में ये मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार के 38 में से 37 जिले शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 में 2549 पुरुषों ने सरकारी अस्पतालों और फिर 799 ने निजी अस्पतालों में नसबंदी करवाई थी। वहीं पर 2017-18 में 1607 पुरुषों ने सरकारी और फिर 956 ने निजी अस्पतालों में नसबंदी करवाई थी।
दोस्तों, बिहार से लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इस वजह से पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर समेत सभी बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पटना जंक्शन पर भी भगदड़ जैसी स्थिति बन रही है। इस जंक्शन से लोड कम करने के लिए इंडियन रेलवे ने गया रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ को लेकर के श्रद्धालुओं की सुविधा और फिर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपको बता दूं कि गया रेलवे स्टेशन के अधिकारी ने बताया है कि भीड़ को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक ये सुविधा रहेगी। इन स्पेशल ट्रेनों का ठहराव भी बेहद कम स्थान होगा। प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल एक्सप्रेस गया से खुलने के बाद औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, भभुआ, अंदौली, दीनदयाल उपाध्याय, चुनार, मिर्जापुर और भी कई सारे स्टेशन में मंजिल तक पहुंचेगी। दोस्तों, बिहार के अलग अलग जिलों से हर साल हजारों लोग विदेश काम करने की तलाश में जाते हैं। इनमें पटना, सिवान, चंपारण, गोपालगंज और किशनगंज से अधिक लोग हैं। जहाँ श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के बाद दोबारा से बिहार के विभिन्न जिलों से दूसरे देशों में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। वहीं पर 2019 में देश भर से 3,68,048 लोग काम के लिए विदेश गए हैं। इनमें बिहार के 13,911 लोग विदेश गए थे। 2021 में देश से 1,32,673 लोग विदेश गए, जिनमें से बिहार के 24,526 लोग थे। 2022 में विदेश जाने वालों की संख्या बढ़ गई। देश से 3,29,699 लोग विदेश गए, जिनमें से बिहार के 53,781 लोग थे। वहीं पर इस साल मार्च तक बिहार के 7,417 लोग विदेश जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो ये खबर आपके बड़े बड़े काम हो सकती है। बिहार के बेगूसराय में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बिहार के 200 बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। लगने वाले इन रोजगार मेले में एडीको कंपनी के द्वारा 3 पोस्ट पर बेरोजगार युवाओं का चयन करेगी। आपको बता दें कि युवाओं को जॉब देने के लिए बेगूसराय जिला नियोजनालय के द्वारा प्रत्येक महीने 3 से 4 जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में साल का पहला जॉब कैंप का आयोजन की जा रही है। इसमें 30,000 रुपए तक सैलरी होगी, जो कंपनियां अपने मापदंड के अनुसार निर्धारित करेगी। बेगूसराय जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया है कि क्षेत्र की बड़ी कंपनी एडीको के द्वारा ITI इलेक्ट्रिक पास बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए इस जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के लिए ऑपरेटर, ऑफिस स्टाफ, सुपरवाइजर के पदों पर बहाली की जाएगी। वहीं पर उम्र सीमा 18 से लेकर के 27 साल तक निर्धारित किया गया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंधमारी हो गई है। मुख्यमंत्री के काफिले में अचानक से एक संदिग्ध कार घुस गई। इसमें मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। इस घटना को प्रशासन की बड़ी चूक कहा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास से सीएम नीतीश कुमार का काफिला पटना हवाई अड्डा के लिए निकला था। जहाँ सीएम का काफिला जैसे ही चिड़ियाघर की तरफ पहुंचा, वहां एक संदिग्ध गाड़ी सीएम के काफिले में घुस गई। जहाँ संदिग्ध गाड़ी को देखते हुए सुरक्षा बल के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को साइड कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला निकला।